खैर, तो अब करते हैं इसकी अकाउंटिंग के बारे में बातें। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो कैसे होनी है इसकी अकाउंटिंग, जरा जानते हैं, समझते हैं। क्या करना है, क्या कोई लेजर अकाउंट बनाने हैं या फिर आपको जर्नल करना है, तो आपको जर्नल बनाना होता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। जैसे कि शेयर्स के केस में भी आप सिर्फ और सिर्फ जर्नल ही किया करते थे। ठीक है जी, अभी तक हम लोगों ने जान लिया था इसके मीनिंग के अंदर कि सभी की सभी मेरी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी सारी लाइबिलिटी खत्म होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। हालांकि जैसा कि अक्सर हम पार्टनरशिप के अंदर भी करते हैं कि हाँ भाई, कोई भी जब लाइबिलिटी कोई भी जब बड़ा इवेंट हो रहा होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होता है, तो रिवैल्यूएशन कराया जाता है और रीअसेसमेंट कराया जाता है। हालांकि जब रिवैल्यूएशन जैसी बातें हम पढ़ते थे तब तो रिवैल्यूएशन में कई बार फायदे होते थे, कई बार नुकसान भी होते थे, बट यहाँ रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त भी हम रिवैल्यूएशन करवाया करते हैं। रिवैल्यूएशन किसका करवाएंगे, तो रिवैल्यूएशन ऑब्वियसली एसेट्स का करवाएंगे। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन किसका करवाएंगे, रिवैल्यूएशन एसेट्स का करवाएंगे कि हाँ देखेंगे कि क्या एसेट्स की मार्केट वैल्यू में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। और रिवैल्यूएशन लायबिलिटी का भी करवाएंगे जिसको कि हम रीअसेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है जी, रीअसेसमेंट यानी सभी लायबिलिटीज को हम देखेंगे कि क्या उनकी फिगर में कोई बदलाव होने हैं या नहीं। और देखो, लायबिलिटी की फिगर में तो बदलाव होने ही होने हैं, क्योंकि हमने तो बोला ही था, हमने इन सबसे रिक्वेस्ट की है। और टेक्निकली तो ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है। ये क्या होता है, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है। बाकी तो कानूनी बातें नहीं कर रहे हैं हम। अदरवाइज किसी भी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, कोर्ट फिर ऑर्डर देती है, फिर हम इनसे रिक्वेस्ट नहीं करते, ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि अपना क्लेम, वरना खुद से तो कहाँ करने वाले हैं। हम रिक्वेस्ट करके देखें किसी से, अपना क्लेम कर लो, कोई कम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लेके जाते हैं, अपना क्लेम आपको कम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी तो कम ही होनी है। और लायबिलिटी का कम होना फायदा है या नुकसान है, तो लायबिलिटी का कम होना तो फायदा होगा जी आपका डेफिनेटली। तो देखो, यहां अगर मैं एसेट्स के केस में बात करूं, एसेट्स में आपका कुछ भी हो सकता है, एसेट में आपका कुछ भी हो सकता है, एसेट्स में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, एसेट्स के अंदर आपका लॉस भी हो सकता है। लायबिलिटीज के केस में भी होने को तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, बट आमतौर पर तो प्रॉफिट ही होने वाला है, आमतौर पे लॉस कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, ज़्यादातर बार क्योंकि जितने भी सारे के सारे क्लेम हैं वो आपके कम ही होने वाले हैं। तो जर्नल एंट्री यानी माइंड में कुछ किस तरीके से करना है, जो एंट्रीज करने का पैटर्न है वो कुछ कैसा रहने वाला है, वो जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जितनी भी क्वेश्चन के अंदर ना पॉइंट वाइज दिया हुआ होगा, अभी पढ़ेंगे हम, एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि हाँ ये लायबिलिटी है, ये शेयर होल्डर है, ये अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, लेंडर अपनी क्लेम कम कर रहे हैं, ऐसे करके क्लेम कम किए हुए होंगे। तो जितनी भी सबसे पहले लायबिलिटी वाली एंट्री है, सबसे पहले आपको वो कर लेनी है। और लायबिलिटी ज़्यादातर बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कम ही हो रही होंगी। और बताओ लायबिलिटी अगर कम होती है तो बताओ क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। तो हम जानते हैं लायबिलिटी अगर कम होती है तो वो डेबिट हो जाएंगी। तो लायबिलिटी अगर कम हो रही होगी तो आप लायबिलिटी को डेबिट करोगे। कौन सी लायबिलिटी, तो जो भी क्वेश्चन में होगी, शेयर कैपिटल होगी, डिबेंचर होगा, लोन होगा, क्रेडिटर होगा, जो भी लायबिलिटी होगी वो क्वेश्चन में गिवन होती है, उसको हम डेबिट कर दिया करेंगे। और क्रेडिट में क्या करेंगे, बताओ क्रेडिट में क्या करेंगे, हो क्या रहा है, रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि एक होता था ना हमारा प्यारा सा वो छोटू सा, कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि मन मर्जी डेबिट हुआ, मन मर्जी क्रेडिट हुआ। कौन सी मन मर्जी, अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट हो जाऊंगा, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाऊंगा। तो ये वही है, उसी का भाई है ये है। अभी तक पहले कुछ 12वीं क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं हमने, कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आया एक नया उड़ता हुआ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जब कहीं भी किसी भी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो एक नया अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जो लॉस के केस में डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट के केस में क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे करके बातें हैं। तो जब कहीं भी आपके प्रॉफिट, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट वाली बातें चल रही हैं, तो प्रॉफिट के केस में मैं क्या हो जाऊंगा, बोलो क्या हो जाऊंगा, प्रॉफिट के केस में मैं क्रेडिट हो जाऊंगा। तो कुछ ये वाली बात है। तो देखो, मैंने यहाँ पर बनाया सिर्फ एक बॉक्स है, लेकिन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन में खाली एक लायबिलिटी नहीं होती, बहुत सारी लायबिलिटी होती हैं। तो वो जितनी भी लायबिलिटी होंगी आपको उनकी सारी की सारी वो एंट्रीज करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद में अगर क्वेश्चन में कोई लॉस है, अगर कोई लॉस है, अब जरूर तो नहीं है कि लॉस हो ही हो, अगर कोई लॉस है, अब लॉस किस पे हो सकता है, ज़्यादातर बार तो अगर लॉस होगा तो वो एसेट्स पे होगा। ठीक है, और एसेट के पे लॉस होने का मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही होगी। ठीक है जी, और या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है जी, तो देन इसके बाद में आप क्या करोगे, जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हाँ पहले प्रॉफिट की एंट्री कर दी बाद में लॉस की कर देंगे, नहीं ऐसे करके नहीं है। पहले प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, देन उसके बाद में जितने भी लॉस हो रहे होंगे, अब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिर रही है, सपोज करो बिल्डिंग की वैल्यू गिर रही है, सपोज की बात चल रही है, बिल्डिंग की वैल्यू गिर रही है तो आप बिल्डिंग को क्रेडिट कर दोगे। फर्नीचर की वैल्यू गिर रही है तो आप फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे।
एंड देन फिर उसके बाद में जितने भी पर्टिकुलर एसेट हैं जिनकी वैल्यू गिर रही है, या जैसे गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है तो गुडविल को आपको राइट ऑफ कर देना होता है, तो गुडविल को आप क्रेडिट कर दोगे। एंड देन फिर उसके बाद में डेबिट क्या करोगे, डेबिट करोगे आप जो यहां से क्रिएट किया होगा आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इसे उठा के लाओगे, यहां पटक दोगे। पहली ये जितनी भी 1 2 3 4 आपने एंट्री की होंगी, अलग अलग पॉइंट दिए हुए होते हैं लायबिलिटी के, तो वहां पर जितना भी इकट्ठा हुआ होगा रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस, वो सारा का सारा उठाओगे और यहां पटक दोगे, यहां पटक देंगे, और क्या है। एंड देन पटकने के बाद क्या आपकी एंट्री मैच हो जाएगी? नहीं जी, आपकी एंट्री मैच नहीं होगी, आपकी एंट्री मैच नहीं होगी। और जब एंट्री मैच नहीं होगी तब निकालोगे आप शानदार तरीके से अपनी एक बैलेंसिंग फिगर, और वो बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी कैपिटल रिजर्व। हम जानते हैं, हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था कि हमारे जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर भी हमें एक कैपिटल प्रॉफिट ही हो रहा है। कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं? जो कभी कभार होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं? जो बड़ी अमाउंट में होते हैं। और ऑब्वियसली जब कहीं भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो आपको एक बड़ी अमाउंट का ही भारी भरकम सा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये जो इतने सारे बैठे हुए हैं ना स्टेक होल्डर, ये सब मिलकर अपने क्लेम को कम करते हैं, जिससे बहुत सारा फायदा होता है कंपनी को। कायदे से कंपनी को रिवाइव अप करने के लिए ये एक पहल होती है, एक नई सुबह होती है जिसमें फायदा होता है, और उस फायदे को उठा के डाल देते हैं हम कहां पर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। जो कैसे निकलता है? जो बैलेंसिंग फिगर करके निकल के आता है आपका। तो देखो मेनली तो अगर अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में बात करूं तो लिमिटेड बात तो बस इतनी सी ही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस ये 2 बात बोल दी, हो गई बात खत्म। बाकी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन करते जाएंगे उतनी ज्यादा बात बनती चली जाएगी हमारी। जैसे कि जो सबसे पहला और शानदार बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना होता है? आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। हालांकि इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट आपको दी हुई है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दी हुई है, ठीक है। और आजकल तो अब ज़्यादातर जब कभी भी बाई चांस अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वर्टिकल फॉर्मेट में आएगा, बट ठीक है, एक की कर लेते हैं प्रैक्टिस हॉरिजॉन्टल से, बाकी के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको वर्टिकल फॉर्मेट से करेंगे। आगे आने वाले सभी क्वेश्चन वर्टिकल फॉर्मेट के ही हैं। तो खैर 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, उसकी एंट्री बनाते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स बी कन्वर्टेड इनटू 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच फुल्ली पेड। अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मिल गया मुझे, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं वो कितने के दिए हुए हैं? 100 रुपए के दिए हुए हैं। और नीचे क्या कह रहे हैं? नीचे कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दो। कितने पे कन्वर्ट कर दो? 50 पे कन्वर्ट कर दो। तो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितने की है? 100 रुपए की है। क्या कह रहे हैं? कितने की बना दो? 50 की बना दो। तो पुरानी कितनी? 100 रुपए की। तो पुरानी को खत्म करो। पुरानी कितनी? 100 रुपए की। पुरानी को खत्म करो। नई कितनी बनानी है? कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो नई कितनी बनानी है? 50 रुपए की बनानी है, तो उसे क्रिएट कर दो। और दोनों ही हैं तो लायबिलिटी ही। अब इतनी बातें तो हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी लायबिलिटी अगर आपको क्रिएट करनी हो तो हम क्या करते हैं? कोई भी लायबिलिटी अगर क्रिएट करनी हो तो हम क्रेडिट करते हैं, और किसी भी लायबिलिटी को अगर फिनिश करना हो, खत्म करना हो, बर्खास्त करना हो, तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो बस इतनी सी बातें हैं। तो हमें तो जो ऊपर वाली ठीक है जी, जर्नल बस पूरा फॉर्मेट नहीं लिखते, मेन करते हैं अपनी जर्नल एंट्री। तो मेन क्या करना है? ऊपर वाली जो 100 रुपए वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको हमें फिनिश करना है। 100 रुपए वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर कितनी नजर आ रही है? 5000 शेयर्स के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए। और परसेंट कितना है? 6% है। वो क्या है? वो उसके डिविडेंड की परसेंटेज है। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे हम। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे हम। और ये जो ये डेबिट कर रहे हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं? बताओ क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे खत्म करना है। कितने वाली कैपिटल खत्म करनी है? 100 वाली कैपिटल खत्म करनी है। तो ठीक है जी, हमने डेबिट कर दिया। कितने से हो गया मेरा? 5 लाख रुपए से हो गया। क्या खत्म करके बात खत्म हो गई? नहीं, हमें क्रिएट भी तो करनी है। अब खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, क्रिएट करने के लिए क्या होगा? क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करेंगे। क्या उन्होंने कोई डिविडेंड की परसेंटेज बदलने को कहा है? नहीं, तो वो तो सेम रहेगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स ही डेबिट हुए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही क्रेडिट हुए। लेकिन अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि पहले 5000 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब तो 5000 शेयर्स को 50 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, और इस तरह से हमारी शेयर कैपिटल आधी हो जाएगी। और क्या हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ? हाँ जी, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। इस तरीके से मेरी बात हो गई, ठीक है जी। अच्छा 7%, अच्छा इनको भी लालच दे दिया है। ये की थी ना हमने लालच वाली बात कि क्लेम कम करते हुए अक्सर उनकी परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो अच्छा यहाँ पर भी यानी लालच हो गया है ना, और क्या।
इनको भी लालच दे दिया, तो सही है जी। तो यहाँ पर 6% नहीं 7% कि हम कह रहे हैं आपका क्लेम तो 5 लाख है, हम आपका क्लेम 2.5 लाख कर देते हैं, लेकिन बदले में आपका रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ा देते हैं, और बस इस चक्कर में ही हमें फायदा हो गया। ठीक है जी, ये बातें बोलकर कितने का, 2.5 लाख रुपए का। ऐसे करके हो जाएंगी। जितनी भी लायबिलिटी के ज़्यादातर सारे के सारे पॉइंट रहेंगे, उन सभी पॉइंट के अंदर हमें फ़ायदा, हमें प्रॉफिट ही होते रहेंगे, और हर बार जब जब प्रॉफिट होगा हम उसे डालते रहेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर। अगला पॉइंट, नरेशन तो हमारी नॉर्मल वही हो जाएगी कि अपनी वो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हुई, डिलीट हुई और नई वाली क्रिएट हो गई। नरेशन तो आपको लिखनी होती है, पढ़ता तो कोई है नहीं। खैर, बी पार्ट पे आ जाते हैं, जहां कह रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है वो आपको रिड्यूस करनी है, कहां तक, 3 रुपए तक। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नजर आ रही है 10 रुपए की, बाद वाली नजर आ रही है नीचे कह रहे हैं 3 रुपए की। तो ऊपर जो बैलेंस शीट में 10 रुपए वाली है उसे फिनिश कर देंगे, फिनिश करने के लिए डेबिट करेंगे। नीचे 3 रुपए की क्रिएट करने को कह रहे हैं, तो क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करेंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। खैर, हालांकि मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से पहला ही हम एकमात्र एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक के अंदर हम सेम अकाउंट को डेबिट भी कर रहे हैं और सेम अकाउंट को क्रेडिट भी कर रहे हैं। आज से पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन क्या करें, इस टॉपिक में तो ऐसा हो जाता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही डेबिट हुआ और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। तो बेसिकली बस अंतर यही है कि दोनों शेयर कैपिटल की क्लास अलग है। यहां पर 40,000 जो शेयर्स हैं वो 10 रुपए वाले हैं जिनको हम खत्म करने जा रहे हैं, फिनिश करने जा रहे हैं। यहां पर 40,000 शेयर्स सिर्फ 3 रुपए वाले हैं जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर हो जाएगा मेरा 4 लाख रुपए और यहां पर हो जाएगा मेरा 1,20,000 रुपए। और एक बार फिर जैसा कि हम कहते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा, वो डाल देंगे हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर। तो डिफरेंस अमाउंट को डाल देते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, जो हो जाएगी मेरी 2,80,000 रुपए की। तो इस तरीके से हमारी बात हो गई। हाँ जी, शुरुआत के 2 पॉइंट ठीक है? हाँ भैया ठीक है, चलो खैर। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, जहां हर पॉइंट में होने यही वाला है। क्या होने वाला है कि वो अपना क्लेम कम कर देंगे। थर्ड पॉइंट में भी जो डिबेंचर होल्डर हैं वो एग्री हो गए हैं कि हम वेव ऑफ कर देंगे, अपना 50% ऑफ द एक्रूड इंटरेस्ट। तो डिबेंचर होल्डर एग्री हो गए हैं, तो देखो वो कायदे से अपना एग्री टू वेव 50% ऑफ द एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है जी, ओके। तो यानी वो कोई अपना क्लेम कम नहीं कर रहे हैं, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर नाम की लायबिलिटी है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम, लेकिन जो बैलेंस शीट के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें नजर आ रहा है तो वो क्लेम को मुझे कम कर देना है। ठीक है जी, खैर तो ये वाली बात है। तो माना डिबेंचर होल्डर वाली बातें लिखी हुई हैं, क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर होल्डर की बात लिखी है, लेकिन डिबेंचर्स का क्लेम कम नहीं हो रहा है, यानी जो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी है वो कम नहीं हो रही है, बल्कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कम हो रहा है। तो एक्रूड भाई लायबिलिटी तो चाहे कोई भी हो, अगर खत्म होगी तो डेबिट ही होगी। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, जो मैं इतनी देर से बार बार बोल रहा हूं वो मैं ये बोल रहा हूं कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा। यानी जो ऊपर बैलेंस शीट के अंदर हमें 8% डिबेंचर दिया हुआ है तो वो नहीं होंगे डेबिट। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने अपना ओरिजिनल क्लेम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करवाई है। और कितना क्लेम और ये पॉइंट थोड़ा सा इस तरह से भी अलग है। अभी तक के जो शुरुआत के 2 पॉइंट थे वो तो कुछ ऐसे थे कि पुरानी कैपिटल को खत्म करो, नई कैपिटल क्रिएट करो, पुरानी कैपिटल को खत्म करो, नई कैपिटल क्रिएट करो। ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि पुराने क्लेम को खत्म करो, नया क्लेम क्रिएट करो। यहां तो बस क्या करना है, क्लेम को कम करना है। और जब कहीं भी क्लेम को कम करना हो तो डन, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट 30,000, उसका 50% कितना 50% वेव ऑफ करने को कह रहे हैं, तो 30,000 का 50% 15,000, तो 15,000 से ही हमने उस लायबिलिटी को डेबिट कर दिया और बस यही हमारा प्रॉफिट है, यही हमारा सब कुछ है। तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इतनी ही अमाउंट हमारी आ जाएगी। तो ये मेरा हो गया 15,000। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से बातें हो गई। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट नंबर डी। देखो पॉइंट नंबर डी मेन पार्ट, खास बात अलग से ही लिख देते हैं। क्या? एरियर्स ऑफ अ प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको तो अलग से लिख देता हूं मैं, एरियर्स ऑफ अ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखो ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड होता है, ये हम 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है।
कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है भैया? कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है जो भविष्य में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है जी, ध्यान रखना, इट डज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक्स, ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। क्या अभी भी आपको कोई बैलेंस शीट में कोई इस तरह का प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई डिविडेंड नाम की लायबिलिटी नजर आ रही है? जवाब है ना। बल्कि अच्छे से अगर देखना है तो बैलेंस शीट के नीचे नोट में जरूर देख सकते हो, क्योंकि यही हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था कि बैलेंस शीट के फुट नोट में ये मेंशन कर दी जाती है। तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है नोट के अंदर कि हाँ कुछ 2 सालों का, कुछ है 3 सालों का प्रेफरेंस जो डिविडेंड है वो पेंडिंग है। तो ये बुक्स में तो है नहीं। अब देखो अंतर क्या पड़ जाता है, अंतर ये पड़ता है आमतौर पे जो बाकी लायबिलिटी होती है वो बुक्स में होती है। बुक्स में होती है मतलब क्रेडिट बैलेंस उनका एग्जिस्ट करता है। तो जिनका क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है उनको खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको। बताओ क्या करोगे? जो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस के साथ में एग्जिस्ट कर रही है, खत्म करने के लिए उनको फिर डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन जो लायबिलिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, अब जो है ही नहीं बैलेंस शीट में, उसको क्या खत्म करना? सीधी सी बात है। तो अगर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना जो डिविडेंड का एरियर है वो वेव ऑफ कर देंगे, अब जो लायबिलिटी है ही नहीं बुक्स के अंदर तो उसको क्या खत्म करना? तो मुद्दे की बात कि कभी भी एरियर्स ऑफ अ प्रेफरेंस डिविडेंड जो बुक्स में है ही नहीं, अगर वो वेव ऑफ हो जाता है, कोई पॉइंट आपको ये बात कह रहा है कि हाँ भाई एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वेव ऑफ हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ वो बात अलग है कि कई बार कुछ और भी होता है। कई बार क्या भी होता है, कई बार ये हो जाता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो अपने एरियर्स ऑफ डिविडेंड को वेव ऑफ करने के बदले में कहते हैं कि आप हमें शेयर दे दो। कई बार ये भी होता है कि आप हमें शेयर दे दो। जब ये होगा तो तब क्या होगा, तो तब हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, अभी के लिए बस इतनी बात कि हाँ ठीक है, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि बुक्स में ये लायबिलिटी है ही नहीं, तो जो लायबिलिटी है ही नहीं उसे खत्म करने की क्या एंट्री करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से जो मेरा पॉइंट नंबर डी है उसमें यही कह रहे हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर को कैंसिल करना है। कैंसिल करना मतलब वेव ऑफ करना है, तो इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं करेंगे, हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि क्रेडिटर एग्री हो गए हैं कि वो अपना 30% ऑफ देयर क्लेम वेव ऑफ कर देंगे। तो ठीक है, फिर वही कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मेरा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा कलर ये हो गया, हाँ जी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ, और कितना क्लेम वेव ऑफ कर रहे हैं? 1,55,000 के क्रेडिटर्स हैं और अपना 30% क्लेम वेव ऑफ करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। ठीक है जी, तो कुछ ये वाली बातें कर रहे हैं ये। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 1,55,000 का 30%? हाँ जी, कर लिया कैलकुलेट? मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो लगी हुई हूँ लिखने में, यही नोट कर रही हूँ। अच्छा, तो खैर 46,500 तो खैर ठीक है जी, हो गई हमारी पॉइंट नंबर ई तक की बातें हो गई हैं। अब पॉइंट नंबर एफ के अंदर तो क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर एफ के अंदर एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया हुआ है कि एसेट्स की ये सारी की सारी रिवाइज्ड फिगर हैं हमारी। अब देखो मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने कहा था कि लायबिलिटीज के केस में तो ज्यादातर प्रॉफिट होंगे, तो तब तो आप इस तरीके से एंट्री करोगे। जब एसेट की बारी आएगी तो ज्यादातर बार, क्योंकि कंपनी के चल तो रहे होते हैं बुरे हालात ही, तो ज्यादातर बार एसेट की वैल्यू गिरती है, और जब एसेट की वैल्यू गिरती है तो आप रिलेवेंट जितने भी एसेट की वैल्यू जितने से गिर रही है उसे बारी बारी से आप क्रेडिट करते चले जाते हो। ठीक है जी, और फिर शुरुआत की जितनी भी एंट्री में आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस इकट्ठा हुआ होगा वो सारा उठा के पटक देते हो आप इस एंट्री के अंदर, और फिर बैलेंस फिगर निकालते हो कैपिटल रिजर्व के नाम से। ऐसे करके कुछ बातें करनी है। ठीक है जी, तो अब जो अगला पॉइंट आपके एसेट के रिवैल्यूएशन का है, वैसे कई बार रिवैल्यूएशन पे रेयरली प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो उस सिचुएशन में उसकी अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। बट यहां इस क्वेश्चन के अंदर तो सारे एसेट की वैल्यू गिर ही रही है। आप आराम से देख लेना कि हाँ भाई बैलेंस शीट में जितनी फिगर है उसके मुकाबले एसेट की वैल्यू गिर ही रही है, तो कम हो रही है तो नुकसान ही है। तो ठीक है, उसकी तो अलग से एक एंट्री करते हैं, तो अगले पेज पे करते हैं, यहां पर तो जगह ही नहीं बचेगी, इससे भी अगले पेज पे कर देते हैं, अलग से ही कर देते हैं, है ना। एंट्री नंबर कौन सी, 5th हो गई है हमारी, कितनी हो गई थी, 4, हाँ, तो एंट्री नंबर 5th हो गई।
तो एंट्री नंबर 5 के अंदर ये जितने भी हैं बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, सब की वैल्यू गिर रही है A to Z। ठीक है जी, तो कर देते हैं इन सबको क्रेडिट। क्रेडिट सबको क्रेडिट करना है, बिल्डिंग को क्रेडिट करना है, प्लांट फर्नीचर और स्टॉक। हालांकि फिगर कितनी आएगी, क्या जो इनके आगे आगे लिखी हुई है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, क्या वो फिगर आएगी? नहीं, वो तो उनकी रिवाइज्ड फिगर है। तो हमें तो बेसिकली ऊपर की दी हुई फिगर, यानी ऊपर बैलेंस शीट में दी गई फिगर और नीचे की फिगर को कंपेयर करना है। जैसे कि बिल्डिंग ऊपर बैलेंस शीट में नजर आ रही है 2,15,000 की, और नीचे नजर आ रही है बिल्डिंग कितनी, 1 मिनट, अच्छा मतलब बिल्डिंग पे फायदा हो रहा है। ऊपर तो 2,15,000 है, अच्छा तो बिल्डिंग पे तो फायदा हो रहा है। ठीक है, तो बिल्डिंग को तो यानी यहाँ से काट देता हूँ फिर मैं, है ना, बिल्डिंग को यहाँ से काट देते हैं हम। बिल्डिंग नहीं आएगी क्योंकि बिल्डिंग पे तो फायदा हो रहा है। अब फायदा हो रहा है तो ठीक है, कोई नहीं, इसी एंट्री में कंसिडर कर लेंगे इसे। बिल्डिंग अकाउंट तो डेबिट होगा, जिस एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी वो क्रेडिट नहीं होगा, वो डेबिट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे हमारे क्रेडिट होते चले जाएंगे। तो बिल्डिंग की वैल्यू 2,15,000 से बढ़कर 2,50,000 हो रही है, यानी ये आ जाएगी मेरी 35,000 के साथ में, तो 35,000 के साथ में डेबिट हो जाएगी। इसके अलावा प्लांट की वैल्यूएशन ऊपर बैलेंस शीट में 2,55,000, जबकि नीचे है मेरी 2,25,000, तो 30,000 से गिर रही है वैल्यू। तो आपको ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यूज को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके डिफरेंस अमाउंट आप लिखोगे। ध्यान रखना, फर्नीचर की वैल्यू ऊपर है 60,000, नीचे है 55, तो 5,000 से गिर रही है फर्नीचर की वैल्यू, तो 5,000 आ जाएगा। इसके अलावा स्टॉक ऊपर कितना है, स्टॉक 90,000, नीचे है 80,000, तो 10,000 से मेरा स्टॉक आ गया। डेटर के बारे में ऊपर है 75, नीचे है 70, तो मेरा 5,000 आ गया। ठीक है जी, तो ये 5 एसेट्स हैं, इनके बारे में हमने कर दिया। ऊपर से पॉइंट नंबर जी में ये कुछ कह रहे हैं। पॉइंट नंबर जी में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ, क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर जी में कह रहे हैं कि आफ्टर राइटिंग ऑफ अदर फिक्टिशियस एसेट। क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट? 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं अच्छे से। फिक्टिशियस एसेट होते हैं जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर अगर एसेट साइड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो नकली कैटेगरी की हों, नकली एसेट्स हों, जैसे P&L का कोई बैलेंस दिख गया आपको, P&L का कोई बैलेंस दिख गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख गया आपको, तो उनको ट्रीट करते हैं हम ऐसे फिक्टिशियस एसेट, जिनकी एडजस्टमेंट भी कर देते हैं हम। तो अगर आपको एसेट साइड में ऐसा कोई आइटम दिख रहा है तो कर दो उसे राइट ऑफ। और ऊपर से कह रहे हैं फिक्टिशियस एसेट भी, और साथ में पेटेंट को भी राइट ऑफ करने को कह रहे हैं कि वो भी कर दो अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो। अगर पॉसिबल हो तो का क्या मतलब है? अगर पॉसिबल हो तो का मतलब है अगर प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट है तो। अब इसका क्या मतलब वो अभी थोड़ी देर में ओरल में बोल दूंगा। ठीक है, और फिर आखिरी पॉइंट में तो कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व को कंटिन्यू रखना है, कुछ ये बात कह रहे हैं। तो ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर एक तो P&L का बैलेंस नजर आ रहा है, वो फिक्टिशियस एसेट है। इसके अलावा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नजर आ रहा है, वो भी एक फिक्टिशियस एसेट है। तो ठीक है, इन दोनों को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, जो P&L अकाउंट का बैलेंस है एसेट साइड के अंदर वो फिक्टिशियस एसेट है, और जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है वो एक फिक्टिशियस एसेट है। इसके अलावा भी कोई और होता है कि हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हाँ ठीक है। और इनकी अमाउंट हो गई अपनी 4,80,000 और 20,000, 4,80,000 और 20,000। ठीक है जी, ऐसे करके हो गई। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर वो होता तो वो भी फिक्टिशियस एसेट होता। और बाकी कह रहे हैं कि पेटेंट को भी देख लो, राइट ऑफ कर दो टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो खैर फिलहाल के लिए तो हम लिख ही देते हैं कि पेटेंट भी हम राइट ऑफ कर रहे हैं, और मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, और मैं यहां पर पूरा ही राइट ऑफ कर देता हूं। हालांकि मैं यहां पर लगाने वाला हूं स्टार। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि पेटेंट को राइट ऑफ करना है, उन्होंने कहा है पेटेंट को राइट ऑफ कर देना अगर पॉसिबल हो तो। अब मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, तो मान के चलो हम पेटेंट को पूरा ही राइट ऑफ कर देंगे। खैर ठीक है जी, ओके। तो ये सारे के सारे एसेट्स हम लोगों ने लिख लिए हैं, लिख लिए हैं। इसके अलावा तो बस और कुछ नहीं है, अलावा तो कुछ नहीं है। तो बस जैसा कि हमने कहा था, क्या कहा था हमने, कि इतने सारी चीज़ें लिखने के बाद में शुरुआत की एंट्रीज में जितना भी रिकंस्ट्रक्शन इकट्ठा हुआ हो वो सारा उठा के यहाँ पर ले आएंगे हम। तो डन, इस हिसाब से जितना भी हमारा रिकंस्ट्रक्शन इकट्ठा हुआ है
जैसे कि यहां मेरे रिकंस्ट्रक्शन कितने से क्रेडिट हुआ है, 2.5 लाख रुपए से। यहां रिकंस्ट्रक्शन कितने से क्रेडिट हुआ है, 2,80,000 से। यहां भी रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ, यहां भी रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ। तो इन चार की चार फिगर का टोटल करेंगे हम। कौन सी वाली, ये वाली 2.5 लाख, ये वाली 2,80,000, ये वाला 15,000 और ये वाला 46,500। तो जितना भी मेरा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस इकट्ठा हुआ है वो सबके सबको जोड़ लेंगे हम। और बाई चांस बीच में कहीं कोई अगर लॉस की एंट्री आ रही होती तो ऑब्वियसली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट हो रहा होता, तो फिर हम उस, अगर बीच में कहीं रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा है तो उसे प्लस के बजाय माइनस कर लेते हैं हम। बट ठीक है, फिलहाल तो चारों एंट्री प्रॉफिट की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब की सब अमाउंट की जो फिगर होंगी इन सबको हम ऐड ही कर लेंगे, और ऐड करके इन सारी की सारी फिगर को आ जाएगा मेरा 5,91,500। तो इन सारी की सारी फिगर को हम कर लिया जी, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट कर लिया। क्या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की जो अब हम फिगर लिखने वाले हैं, क्या हमने इस एंट्री से बनाई है? नहीं, पुरानी एंट्री से बनाई है। तो ये ध्यान रखना कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की ये फिगर हम लेके आए हैं, ये कहां से लाए हैं? फ्रॉम प्रीवियस एंट्री, फ्रॉम पुरानी एंट्री, ओल्ड एंट्रीज, शुरुआत की एंट्रीज में से उठा के लाए हैं, पटक दिया। एंड देन फिर पटकने के बाद क्या कहा था हमने कि सबसे आखिरी में निकाल देंगे अपनी बैलेंसिंग फिगर एज अ कैपिटल रिजर्व के तौर पर। तो बस यहां निकाल देंगे हम कैपिटल रिजर्व के तौर पर। और कैपिटल रिजर्व के तौर पर बैलेंसिंग फिगर निकालने का तरीका तो हमारा वही रहेगा कि 5,91,500 के अंदर 35,000 ऐड कर दूंगा मैं, यानी डेबिट का टोटल कर दूंगा, और ये जितनी भी सारी की सारी क्रेडिट की फिगर्स हैं ये सारी की सारी माइनस कर दूंगा, तो मैं हमारी बैलेंस फिगर आ जाएगी। तो डन, माइनस करके यानी इन दोनों के टोटल में से ये सारी की सारी फिगर माइनस करके ये आ जाएगा मेरा 31,500, और बस इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताओ जी, क्या बात समझ में आ गई है? क्या आसान है ये, है ना? तो यानी हर क्वेश्चन के अंदर करने का तरीका यही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच बीच में आते रहेंगे, बट क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा। लायबिलिटी खत्म हो रही है तो सब में ये एंट्री होनी है मेनली आप लोगों की, और बाद में जो भी एसेट का रिवैल्यूएशन पे नुकसान वगैरह हो तो उनको सबसे पहले नुकसान को क्रेडिट, रिकंस्ट्रक्शन को उठा के यहाँ पटको, कैपिटल रिजर्व के नाम से बैलेंस फिगर निकाल दो। तो डन, इसी के साथ में पहले एक क्वेश्चन की तो बात हो गई हमारी।